अल्टीमेटली अब जा रहे हैं हम वापस टर्किश बुल्गारियन बॉर्डर पे और उनसे जाके अब दोबारा कहते हैं कि भाई ये आपकी मिस्टेक थी, ये एंट्री की स्टैम्प तो लगा के दो, अदरवाइज़ तो हम इलीगल हैं। ये है जी कंपार्टमेंट, ये स्लीपिंग पैनल एक मुझे मिल गया इसमें साथ, क्योंकि फासला काफ़ी लंबा है और सफ़र हो गया है उनका स्टार्ट। फासला सोफिया से इस्तांबुल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ट्रेन शायद काफ़ी पुराने ज़माने की है, बहुत स्लो है, या ट्रैक स्लो है, तकरीबन 10 से 11 घंटे ये लेती है, तो इसीलिए इसमें खैर एक स्लीपिंग पैनल भी मिल गया है, तो रात उम्मीद है अच्छी गुजर जाएगी सो के। एक बंदा है मेरे साथ यहाँ पे, अब उम्मीद है यार वो खराटे ना मारे, वो मुझे खराटों में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। सो फाइनली 12 घंटे के ट्रैवल के बाद बुल्गारिया नहीं सोफिया से ये इस्तांबुल के पास एक छोटा सा स्टेशन है चेरेस्कोई, यहाँ पर ट्रेन पहुँची है और आज जब मैं यहीं रुकूँगा, एक दोस्त है जो यहीं रहता है, वो होपफुली वो कह तो रहा था कि वो आएगा लेने के लिए, अभी तक मुझे यहाँ से नज़र तो नहीं आ रहा, होपफुली वो आया हो, सो अगर तो आया हुआ है तो चलते हैं और आज का दिन इधर क़याम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम चोरलू तुर्की। सो चोरलू पहुँच गया हूँ मैं और नाश्ता अब हम करने लगे कि मैं आज रुका हूँ चोरलू में। फ़िज़ान दोस्त छोटे भाई की तरह, बिल्कुल पुराना स्टूडेंट था बेसिकली मेरा, तो आज इनकी दावत पे अब मैं आया हूँ बहुत काफ़ी दिनों के बाद, जब से निकला हूँ आज मैं देसी नाश्ता करने लगा हूँ। सो ये देखें जी, फ़िज़ान साहब ने मुझे एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्ती नहीं बताई है, वो ये है क्या, ये पास्तरमा। ये गोश्त को सुखा के बहुत देर तक बनाया जाता है जी, और काफ़ी महीनों तक, पहले इसको अच्छे से नमक लगा के फिर वॉश करके कुछ दिन पानी में कुछ दिन नमक में, फिर उसके बाद ड्राई करके, फिर ड्राई जितनी देर ज़्यादा ड्राई होगा, जितने महीने पुराना होगा उतना ज़्यादा अच्छा। तो खैर ये रेडी मिलता है, तो उसकी इस तरह स्लाइसिस करके, पका नहीं होता कच्चा ही है, मगर वो आप इसको खा सकते हैं। चलें जी, आज ये कच्चा गोश्त भी खा के ट्राई करते हैं कि ये कैसा होता है, ये में हज़म होता है नहीं, तो नाश्ता करते हैं। तो तुर्की में एंटर होने के बाद पहला ट्विस्ट आ गया और वो ये आया कि बुल्गारिया से मैं एंटर हुआ था तुर्की, तो बुल्गारियन बॉर्डर में आया था ट्रेन से बुल्गारिया से, तो बुल्गारियन साइड के ऊपर तो उन्होंने पासपोर्ट पे एग्ज़िट की स्टैंप लगा दी, लेकिन तुर्की साइड के ऊपर अब पता नहीं वो सुस्ती में उन्होंने किया, लापरवाही में या जो भी जैसे, तो उन्होंने एंट्री की स्टैंप नहीं लगाई और सिस्टम में एंटर भी नहीं किया कि बंदा एंटर हुआ। तो अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ चीज़ें लेने के लिए, जैसे सिम लेने के लिए गया, या आज मैंने गाड़ी रेंट पे लेने के लिए गया, तो उसने कहा जी कि आप की तो पासपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप ही नहीं है और आप तो इलीगल हैं यहाँ पे।
अब उसके 100 मिनटें किए, तरह किए कि भाई ऐसी बात नहीं है, वीज़ा भी है, आप सारे डॉक्यूमेंट देख लो, लेकिन नहीं कोई चक्कर। तो अल्टीमेटली अब जा रहे हैं हम वापस टर्किश बुल्गारियन बॉर्डर पे, और उनसे जाके अब दोबारा कहते हैं कि भाई ये आपकी मिस्टेक थी, ये एंट्री की हमें स्टैम्प तो लगा के दो, अदरवाइज़ तो हम इलीगल है, अदरवाइज़ तो और कोई काम ही नहीं हो रहा, मज़ीद ट्रैवल ही नहीं कर सक रहा मैं। तो अब चलते हैं कापिक्यूले, इस बॉर्डर का नाम है बुल्गारियन टर्किश बॉर्डर, और उधर जाके फिर अब देखते हैं क्या होता है मज़ीद। फाइनली यार बहुत सारी ख्वारी के बाद अब ये जो टर्किश पुलिस है उसने मुझे अब एंट्री की स्टैंप लगा दी है पासपोर्ट के ऊपर, यानी कि इन्होंने अपने सिस्टम में अब मेरी एंट्री कर दी है, और अब बेसिकली लीगली मैं तुर्की में जितनी भी फैसिलिटीज़ है, को गाड़ी लेना है, कोई सिम वोटर मैं ले सकता हूँ। यानी कि पिछले 2 दिन बेसिकली मैं, या 1 दिन एक तरह से इलीगल ही था। तो बहरहाल अब ये खैर अच्छा ही था यार, पुलिस वाला उसने खैर सारी डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें देख के फिर मुझे बुल्गारियन साइड के ऊपर लेके गया, और उधर से फिर सिस्टम में एंटर करके अल्टीमेटली उसने मुझे स्टैंप लगा दी है एंट्री की टर्किश बॉर्डर से। तो ये पीछे मेरे टर्किश बॉर्डर है, तो अब दोबारा से एंटर होते हैं तुर्की में और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। जी तो सारा दिन की ख्वारी के बाद वो जिसकी थोड़ी सी स्टोरी मैंने सुनाई थी, जो कापिक्यूले जो एक बॉर्डर के ऊपर सिटी है, जो बुल्गारियन टर्किश बॉर्डर के ऊपर जो हुआ कि एक बार उन्होंने मुझे वैसे ही जाने दी, मुझे क्या जाने दिया, वो ट्रेन में कोई चेकिंग ही नहीं की, और इस्तांबुल आके पता चला कि वो स्टैंप ही नहीं हुआ वो एग्ज़िट। तो उसकी वजह से मुझे यहाँ से मैंने एक गाड़ी रेंट पे लेनी थी, क्योंकि आगे फासला बहुत ज़्यादा लंबा है, तो ना वो मुझे मिल सकती थी, ना ही मुझे सिम भी चाहिए थी, सो कुछ भी नहीं हो सकता था। बल्कि इवन कि मैं एग्ज़िट भी नहीं कर सकता था इस मुल्क से। अगर मैं किसी भी जगह से एग्ज़िट करने की कोशिश करता इसी तरह से, तो वो मुझे इलीगल कंसिडर करते और बहुत ढेर सारा फ़ाइन करते और मुझे निकाल देते, और दोबारा मेरी एंट्री इस मुल्क में बैन कर दी जाती। बहरहाल अब वो इस सारी मुसीबत से बचने के लिए फिर मैं दोबारा गया बुल्गारियन टर्किश बॉर्डर के ऊपर, और जाके उनको स्टोरी सुनाई सारी, बहुत ही खपइये के बाद फिर दोबारा खैर वो जैसे तैसे भी कर आके उसने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके तो मुझे तुर्की में एंट्री की एक स्टैंप लगा दी। तो अब वहाँ से मैं ख्वारी करता हुआ इस्तांबुल पहुँचा हूँ, और शाम हो गई है, और आज शाम मैं इस्तांबुल में ठहरूँगा, और कल सुबह फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ तकसीम स्क्वायर के ऊपर। तकसीम स्क्वायर ये इस्तांबुल का बहुत ही बिज़ी, और ये जैसे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, बहुत ही बिज़ी और टूरिस्टिक किस्म की प्लेस है। इसे हार्ट ऑफ द इस्तांबुल भी कहते हैं। बेशुमार रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मेट्रो स्टेशन भी है। मॉन्यूमेंट भी बनाया गया। बेसिकली ये मॉन्यूमेंट, इसकी ये यादगार है 1923 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो इंडिपेंडेंस तुर्की को मिली। इंडिपेंडेंस इस सेंस में, खैर ये भी एक लंबी स्टोरी है, बहरहाल कटिंग द शॉर्ट, इंडिपेंडेंस इस सेंस में कि पहले यहाँ उस्मानिया सल्तनत थी, यानी जिसे वो खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसका ख़ात्मा हो गया मुकम्मल तौर पर, और फिर वो कमाल अतातुर्क ने जितना भी हिस्सा बच गया था उस वक्त की वो उस्मानिया सल्तनत का, उसको खिलाफत से आज़ाद करवा के और रिपब्लिक ऑफ तुर्की यानी तुर्की का नाम दे के उन्होंने एक अलहदा रियासत बना ली। तो वही तुर्की आज तक कायम है। तो उसकी याद में एक मॉन्यूमेंट भी बनाया गया। हाँ, ये वाला, ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये उसी की याद में बनाया गया। बाकी इस तकसीम स्क्वायर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। दरअसल ये सुल्तान महमूद वन ने
ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर में तो सुल्तान महमूद वन उसने इस जगह को बनाया था। और तकसीम बेसिकली जैसे हमारी उर्दू में इसका मतलब ही तकसीम करना, डिवाइड करना। तो यहाँ पर जो पानी की सप्लाई के लिए नॉर्थ से पाइपलाइन आती थी वो आती थी इस इलाके तक, और यहाँ से फिर उसको मज़ीद पूरे शहर में पानी मुख्तलिफ़ दरों पे मुख्तलिफ़ जगहों पे पहुँचाने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, तकसीम किया जाता था। तो उसी वजह से फिर इस जगह का नाम भी तकसीम पड़ गया, और उसके बाद से फिर इसको आज तक यही कहते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम फ्रॉम इस्तांबुल। सो यहाँ से अब इस्तांबुल से जो फर्दर सफ़र है वो हम करेंगे रेंट की कार के ऊपर। तो मैं अभी ये एंटरप्राइज़ वालों के दफ्तर में आया हूँ, ये जिधर मैं ठहरा हुआ था तो वहीं पे इनका दफ्तर है, और गाड़ी मैंने इनसे रेंट पे ले ली है। ये जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है ये छोटी सी ये हुंडई है, इन्होंने दी है मुझे। तो यहाँ से हम वान तक जो ईरान के बॉर्डर तक का सफ़र है वो इसके ऊपर करेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमने क्या करना है। खैर रास्ते में मैं काफ़ी जगहों के ऊपर रुकता भी जाऊँगा, और फिर थोड़ा सा ज़रा रास्ते में आने वाली चीज़ें एक्सप्लोर भी करेंगे। तो यहाँ पर वैसे जो इस्तांबुल में मैं रात को ठहरा था यार, ये कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। ये मैं खैर चलो रास्ते में बताता हूँ।